11th चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज सिलेबस में से निकल चुके हैं। तो आपको फाइनली पढ़ना है डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन्स थ्योरी के बारे में जब हम जानते हैं तो आप ऑलरेडी बुक में भी जब रीड करते होंगे तो आपने देखा होगा कि पब्लिश कब हुआ था। उसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं डाल्टन थ्योरी कई बार। तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे और वो किस किस पॉइंट पे काम करते हैं, सिद्धांत क्या है और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये देखिए मॉडल जो उनका रिवाइज्ड मॉडल है उसके बारे में हम कल डिटेल स्टडी पर करेंगे। तो आप जब डाल्टन्स थ्योरी देखते हो तो डाल्टन्स थ्योरी में आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है, वो है आपका एटम का। एटम की थ्योरी दी थी उन्होंने, जो 1808 में पब्लिश्ड हुई थी और इनको एटॉमिक थ्योरी केमिस्ट्री देने के लिए योगदान माना गया इनका। तो उसमें उन्होंने फाइनली ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया सकता। उन्होंने जो आपको बताया था वो एक परमाणु की संरचना बताई थी, आपको एटॉमिक थ्योरी बताई थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि वो इटसेल्फ वो इतने छोटे कणों से मिलकर बना है कि उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट मॉडर्न थ्योरी में क्या है, आपको तो ये मालूम ही है कि उनको ऑलरेडी हम लोगों ने अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्ट में भी डिवाइड कर लिया है। तो वो नहीं था, वो खैर लिमिटेशंस में आएगा तो वो हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहले ये किस थ्योरी पे, किस एप्लीकेशन पे काम करते थे तो ये देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था इनका कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। जो हमारा पदार्थ होता है, मैटर होता है, वो हमेशा एटम से मिल के बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिल के बना है। ये आप हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 9 से, तो आपको ये बात पता है कि एटम से मिल के, छोटे छोटे कणों से मिल करके ये बना हुआ है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इन मास। क्या हुआ कि अगर किसी पदार्थ में अगर एलिमेंट जो दिया हुआ है उसमें अगर सपोज कॉपर है आपका, ठीक, तो कॉपर अगर आपने लिया है तो कॉपर में आपको क्या मिलेंगे, उस जितना भी पदार्थ होगा कॉपर का, जितना भी आपने मटेरियल लिया होगा उसमें पूरे में कॉपर के ही एलिमेंट आपको मिलेंगे, कोई और मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक। तो होगा क्या, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, उनका जो मास होगा, उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, वो पूरे कॉपर की एक जैसी होगी। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इन मास। और जो एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, यानी अगर आपने कॉपर के साथ आयरन मिलाया या कॉपर के साथ आपने गोल्ड मिलाया तो आप क्या देखेंगे कि आप जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो डिफरेंट हो जाएगी और उसका मास भी अलग हो जाएगा, ठीक। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनका अलग होगा और जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो उनका सेम आइडेंटिकल मास होगा, ठीक। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहा इन्होंने, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। इन्होंने कहा कि जब अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं, आपके अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके जो एटम्स आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकल रिएक्ट करते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब उन्हीं कंपाउंड्स को आपने मॉलिक्यूल्स बोला था, तो कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो वो एटम्स हैं वो डिफरेंट है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप H2 और आप H2O और बनाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, हालांकि वो तो वेपर है, आप उसको वाटर नहीं कह सकते, बट फिर भी उसका एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं। यानी हाइड्राइड और ऑक्सीजन आपने मिला करके हाइड्रोजन बनाया और उसके साथ मिल करके आपका वो वाटर मॉलिक्यूल आपका बन गया H2O का, ठीक। और उसके बाद जब आप 4th नंबर इनका देखते हैं, 4th पॉइंट क्या था, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है किसी भी एटम के रीऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। तो अगर किसी भी एटम का आपको रीऑर्गेनाइज करना है तो आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा, किसी फिजिकल रिएक्शन के थ्रू आप उनको नहीं रीऑर्गेनाइज कर सकते। और इन्होंने कहा कि ये क्रिएट भी नहीं होते और ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, यानी कि अगर आपको मास जो दिया हुआ है उसका मास ना कभी कम होगा ना ज़्यादा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको भी पता है कि कभी भी किसी भी एटम का जो होता है, जब आप उसे कंपाउंड बनाते हो तो दोनों का एक सेम आपको अमाउंट मिलती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 1 ग्राम की कोई वैल्यू ली थी तो केमिकल रिएक्शन के बाद वो जो है वो आधे ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो थ्योरी भी जो थी वो डाल्टन थ्योरी के बेसिस पे ही दी गई थी, ठीक। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी, इन्होंने जो दिया वो पहले की बेसिस पे था जब हमारे पास और नई नई मॉडर्न थ्योरी नहीं थी। अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं, तो फिलहाल अभी हम उनकी लिमिटेशंस क्या थी उस समय वो जान लेते हैं।
तो उन्होंने गैलोसैक के गैसेस जो रूल था आपने पढ़ाया था, उसका जो स्पष्टीकरण था वो नहीं हो पाया इसमें। ठीक, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, डिफरेंस इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उन्होंने ये तो बताया कि जो आपके एटम्स थे वो रीऑर्गेनाइज होकर के आपका मॉलिक्यूल बनाते थे केमिकल प्रोसेस के थ्रू, लेकिन उन एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट क्या था ये उन्होंने नहीं बताया, उनकी थ्योरी ये स्पष्ट नहीं कर पाई। तीसरा क्या था, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स रिवील्ड दैट द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट पजेस डिफरेंट वेट। जब हमने आइसोटोप थ्योरी पढ़ ली, आपने 11th में भी आइसोटोप थ्योरी पढ़ी है, तो आइसोटोप थ्योरी में आपको पता है कि जो डिफरेंट सेम एलिमेंट होते हैं वो कभी कभी डिफरेंट वेट यानी कि मास जो होता है वो कंटेन करते हैं। तो ये थ्योरी भी यहाँ पे आकर के फेल हो गई डाल्टन थ्योरी में। और नेचर ऑफ बॉन्डिंग, आपने कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स, इन सब बॉन्ड्स के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये पता है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग होते हैं, उनके बीच में जो सारे अणुओं के बीच में जो बॉन्ड काम करता है, बल काम करता है, फोर्स काम करता है, वो किस थ्योरी पे बात करते हैं ये भी इनकी थ्योरी में स्पष्ट नहीं किया गया कि एटम और मॉलिक्यूल्स में कैसे कैसे बॉन्ड्स होते हैं, किन बेसिस पे वो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं या एटम्स जुड़े होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने एक सिंपल बताया कि इन्होंने आपका जो परमाणु था वो उस जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और वो किस किस बेसिस पे उनकी थ्योरी, फिजिकल थ्योरी और केमिकल थ्योरी काम करती है, कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, कब रिक्रिएट होते हैं, बस इसके अलावा और उनके थ्योरी में कोई दम नहीं था। इसके कारण से हमने इसके बाद एक मॉडर्न थ्योरी अप्लाई की थी जो मॉडर्न डाल्टन थ्योरी के नाम पे जो है फेमस थी। वो हम कल डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी के लिए इतना ही।